Hello everyone. The growing incidence of suicides in India must be treated as a wake-up call to take up the issue of mental health seriously. WHO के डेटा की बात करें तो ग्लोबल लेवल पे अराउंड 300 मिलियन सफ़र फ्रॉम डिप्रेशन, which is around 4.4% of the world's population. In spite of this, people don't consider depression to be a disease. इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि लोगों में जागरूकता नहीं है। तो आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि डिप्रेशन क्या है, इसके क्या कॉजेज हैं और किस तरह से इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम डिप्रेशन की डेफिनेशन पे जाएं, हमें ये डिफरेंस समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि सैडनेस और डिप्रेशन दो अलग अलग टर्म्स हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे दोस्त हमें कॉल करते हैं, बोलते हैं कि दे आर डिप्रेस्ड, पर एक्चुअली में वो सैड होते हैं। इसका कारण यही है कि लोगों को सैडनेस और डिप्रेशन में ज़्यादा अंतर नहीं समझ आता। तो अगर सैडनेस का बात करें तो सैडनेस पहली बात तो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जिससे आप आराम से रिकवर हो सकते हो, और दूसरा सैडनेस का हमेशा एक ट्रिगर पॉइंट रहता है। ट्रिगर पॉइंट का मतलब हो गया कोई ऐसा इवेंट हुआ होगा जिसकी वजह से आप सैड हो। मान लीजिए घर पे किसी से लड़ाई हो गई जिसकी वजह से आप सैड हो, या फिर कोई ऐसा पास्ट एक्सपीरियंस रहा होगा जिसकी वजह से आप आज सैड हो। लेकिन डिप्रेशन के केस में ऐसा नहीं होता। डिप्रेशन एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। डिप्रेशन में परसिस्टेंट सैडनेस रहती है। इसके अलावा भी और बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं, जैसे लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। अगर आपका दोस्त आपसे पूछता है कि आज मूवी देखने चलते हैं, तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं आता, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको पहले करना अच्छा लगता था अब आपको पसंद नहीं आता। फीलिंग ऑफ गिल्ट बहुत ज़्यादा आने लगता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कभी अगर वो एक मूवी देखने चले जाते हैं तो भी उनके अंदर गिल्ट आ जाता है कि मैंने क्यों अपने 3 घंटे बर्बाद कर दिए, इतनी देर में तो मैं पढ़ाई कर लेता। तो बहुत ज़्यादा एक गिल्ट फील आने लगती है। अगर वो सक्सेस नहीं होता तो उसको लगता है कि उसका डिसीजन ही ख़राब था, उसने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, और इन्हीं रीजंस की वजह से उसको सेल्फ वर्थ ज़ीरो लगने लगता है। उसे लगता है वो किसी लायक ही नहीं है, वो कुछ कर ही नहीं सकता। इसके साथ साथ अगर आप देखो तो लोगों का एपेटाइट ख़राब हो जाता है, लोगों को नींद आना कम हो जाता है। तो इसी तरह के सिम्टम्स अगर आपको कंटिन्यूसली 2 हफ्ते तक देखने को मिलते हैं, तब हम बोलते हैं कि डिप्रेशन के स्टेट में कोई है। अगर हम 2005 से 2015 तक का डेटा की बात करें तो केसेस ऑफ डिप्रेसिव इलनेस इंक्रीज बाय नियरली अ फिफ्थ। तो ऐसे क्या कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से इतने ज़्यादा डिप्रेशन रेट्स बढ़ रहे हैं? दोस्तों, सबसे पहला कारण है लाइफस्टाइल पैटर्न का चेंज होना। जब हम लाइफस्टाइल पैटर्न के चेंज होने की बात करते हैं, उसमें हमारा डाइट आता है, फिजिकल एक्सरसाइज हो गया, या फिर एक्सपोजर टू सनलाइट हो गया। लेकिन ये इश्यूज़ किस तरह से डिप्रेशन से रिलेटेड हैं, उनके आने से पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं। तो अगर हम न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात करें तो सिंपल शब्दों में ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो ब्रेन तक सिग्नल्स पहुंचाते हैं। ये सिग्नल्स किस तरह से ब्रेन की हेल्प करते हैं, जैसे आपका हार्ट बीट कंट्रोल करना, या फिर आपका ब्रीदिंग रेट कंट्रोल करना, आपका डाइजेशन कंट्रोल करना। सिमिलरली न्यूरोट्रांसमीटर्स आपका मूड, आपका स्लीप, आपका कंसंट्रेशन या फोकस भी कंट्रोल करते हैं। स्टडीज़ ये भी बताते हैं कि अगर आपकी बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो आप फ्यूचर के कॉन्सिक्वेंसेस को इतना अच्छे से जज नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से आप बहुत इम्पल्सिव डिसीजंस लेने लगते हो। अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें न्यूरोट्रांसमीटर्स की, तो डोपामीन हो गया, या फिर नॉर एड्रेनलिन हो गया, गामा अमीनोब्यूटारिक एसिड हो गया, या फिर सेरोटोनिन हो गया। ये कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। और भी बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो हमारे डिप्रेशन को कंट्रोल करते हैं। अब न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे बॉडी में कहाँ से आते हैं? यहाँ पे डाइट का, फिजिकल एक्सरसाइज का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। अगर हम डाइट की बात करें तो सबसे पहले प्रोटीन। अब बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स ऐसे होते हैं जो अमीनो एसिड से बनते हैं। वो अमीनो एसिड आपकी बॉडी में कहाँ से आएगा? जब आप प्रोटीन इंटेक करोगे। तो प्रोटीन इंटेक करने से जो अमीनो एसिड मिलता है बॉडी को, उससे न्यूरोट्रांसमीटर्स बनते हैं, जैसे सेरोटोनिन हो गया या फिर डोपामीन हो गया। अब वो न्यूरोट्रांसमीटर्स आपके ब्रेन को सिग्नल पहुंचाते हैं। अब यही न्यूरोट्रांसमीटर आपके मूड को एलिवेट करते हैं। अगर ये डेफिशिएंट होंगे आपकी बॉडी में तो आप लो मूड और अग्रेशन फेस करोगे बहुत ज़्यादा। सिमिलरली ये भी देखा गया कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अगर हमने कुछ डिप्रेस लोगों को दिया तो उनका मूड एलिवेशन हुआ। तो इसका भी बहुत बड़ा रोल। आपने अक्सर ये भी सुना होगा कि हाई ग्लाइसेमिक फूड हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होते। उसका रीज़न ये होता है कि जो फूड्स हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के होते हैं वो ग्लूकोज रैपिडली
रिलीज़ कर देते हैं बॉडी में, जिसकी वजह से ब्रेन केमिस्ट्री अफेक्ट होती है। लेकिन जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड होते हैं, दे प्रोवाइड अ मॉडरेट एंड लास्टिंग इफेक्ट ऑन ब्रेन केमिस्ट्री, मूड एंड एनर्जी लेवल्स। दूसरा, ओबेसिटी भी एक रीज़न देखा गया है डिप्रेशन का। स्टडीज़ ये बताते हैं कि डिप्रेशन और ओबेसिटी में रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है। करीब 55% ज़्यादा चांसेस होते हैं डिप्रेशन होने के ओबेस लोगों में। और या फिर आप इस तरह से कह सकते हो कि अगर कोई बंदा डिप्रेस्ड है तो उसका ओबीस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि वो इनएक्टिव हो जाता है, वो कोई एक्टिविटी नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ द फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे बॉडी का कोर टेम्परेचर बढ़ जाता है। सिमिलरली ब्रेन में भी कुछ ऐसे लोकेशंस होते हैं जैसे ब्रेन स्टेम, जिसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और उसकी वजह से आपको एक फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन और मस्कुलर टेंशन रिड्यूस हो जाता है। इन फिजिकल एक्सरसाइजेस की वजह से बहुत ज़्यादा न्यूरोट्रांसमीटर्स भी रिलीज़ होते हैं, जैसे एंडोर्फिन्स हो गया या फिर सेरोटोनिन हो गया या फिर डोपामीन हो गया, जो फर्दर आपके मूड को अच्छा रखते हैं। अब अगर विटामिन डी या फिर एक्सपोजर ऑफ सनलाइट की बात करें तो हमारा बॉडी खुद से विटामिन डी प्रोड्यूस नहीं करता। हमारे बॉडी को अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशंस चाहिए। यूवी बी रेडिएशंस की हेल्प से हमारा बॉडी विटामिन डी प्रोड्यूस करता है। कुछ स्टडीज़ ये भी बताते हैं कि विटामिन डी का ब्रेन डेवलपमेंट में भी कुछ रोल होता है और इसके अलावा नर्व ग्रोथ में भी रोल होता है। तो अगर आप दिन के 15 से 20 मिनट भी सनलाइट ले लेते हैं तो भी आपका काम हो जाएगा। आपको सनलाइट लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आज की सोसाइटी की बात करें तो बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन हो गया है। बाय ट्रांजिशन आई मीन गोल्स में भी बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन है। अब कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। इंटरनल फैक्टर का मतलब हो गया आप वो काम कर रहे हो जिस काम में आपको खुशी मिलती है, जो काम आपके लिए मीनिंगफुल है। लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर का मतलब हो गया कि आप एंड पे फोकस करते हो, ना कि मीन्स पे। एंड का मतलब हो गया कि आप पैसे पे फोकस कर रहे हो या फिर स्टेटस पे फोकस कर रहे हो या फिर कंपटीशन पे फोकस कर रहे हो। अब ज़रूरी नहीं है हर किसी को उसका गोल अचीव हो जाए, पर जिन लोगों को गोल अचीव नहीं होता वो अपने आप को एक सोशल फेलियर मानने लग जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो अब कुछ कर ही नहीं सकते, जिसकी वजह से फिर वो सोशल कट ऑफ करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसी सोशल कट ऑफ का रीज़न है कि आज लोनलीनेस इतनी ज़्यादा बढ़ रही है और जिसकी वजह से डिप्रेशन के रेट्स इतने ज़्यादा हाई हैं। डिप्रेशन बायोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से भी होता है, जिसमें पहला है जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन। तो अगर आपके मॉम डैड को है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको भी होगा। तो ऐसे केसेस में पर आप प्रोन हो डिप्रेशन के, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा डिप्रेशन हो ही। सिमिलरली एक पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है जो कि ज़्यादातर लेडीज़ में देखने को मिलता है चाइल्ड बर्थ के बाद। ये डिप्रेशन हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। तो बेसिकली डिप्रेशन बायोलॉजिकल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज द इन्वायरमेंटल फैक्टर। अब एयर पोल्यूशन का बहुत ज़्यादा रिलेशन है डिप्रेशन से। अब ये जो पर्टिकुलेट मैटर होता है एयर में, ये हमारे ब्रेन तक पहुंच सकता है वाया द ब्लड स्ट्रीम और द नोज़। अब इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन हो सकता है या फिर नर्व सेल डैमेज हो जाते हैं या स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होने लगते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन्वायरमेंट क्लीन होना चाहिए, तभी आप एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। एक सीजनल अफेक्टिव डिप्रेशन होता है जो कि सनलाइट की वजह से होता है। अगर प्रॉपर एक्सपोजर ऑफ सनलाइट ना मिले तो हमारी बॉडी में सेरोटोनिन नहीं क्रिएट होता है सही मात्रा में। कुछ और भी फैक्टर्स हैं जैसे सोशल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी की वजह से बहुत ज़्यादा लोनलीनेस हो गई है आज के टाइम में। आप देख सकते हैं कि जॉब्स की वजह से लोग अपनी फैमिली को छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है या फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, उनका जो पुराना सोशल नेटवर्क होता है वो नहीं रहता। तो ये भी कुछ एक रीज़न्स हैं जो लोगों में स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। और अगर लोगों ने सही टाइम पे इसको ठीक नहीं किया तो वो धीरे धीरे डिप्रेशन का रूप ले लेता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी ये भी बताती है कि रिलीजन का भी रोल है डिप्रेशन में। ये माना गया है कि जो लोग थोड़ा रिलीजियस होते हैं या जो लोग थोड़ा मंदिर ज़्यादा जाते हैं, उनमें थोड़ा प्रोबेबिलिटी कम होता है डिप्रेशन का, क्योंकि रिलीजन एक तरह से एक सोशल सपोर्ट सिस्टम का काम करता है। अब किस तरह से डिप्रेशन को प्रिवेंट किया जा सकता है, तो इसको हम 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं। पहला हो गया यूनिवर्सल प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज़। अगर हम यूनिवर्सल प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज़ का बात करें तो उसमें मास अवेयरनेस प्रोग्राम सबसे बड़ा प्रॉब्लम, एटलीस्ट हमारे देश में तो ये है कि इसको स्टिग्मा माना जाता है, लोग आपस में बात ही नहीं करते। तो पहले तो आपको मास अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना है जो हर किसी बंदे तक पहुँचे कि इट्स जस्ट अ डिजीज़ जो कि और बीमारियों की तरह है और ये आराम से ठीक किया जा सकता है। उसके अलावा सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें अपने लाइफस्टाइल पैटर्न को चेंज करने की है। दूसरा है सिलेक्टिव प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज़।
इस केस में हम क्या करेंगे कि हम कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ पे फोकस करेंगे। जैसे यूनिवर्सल में हमने सबको फोकस किया था, इसी तरह से सिलेक्टिव प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज़ में कुछ एक पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ को टारगेट किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात कर लेते हैं, अभी कोविड के केस में बहुत सारे वर्कर्स हैं जो अपने घर वापस जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उनमें डिप्रेशन होने का चांस ज़्यादा है, क्योंकि कई लोगों का जॉब लॉस हुआ है, उनके पास खाने के लिए तक नहीं है। तो ऐसे लोगों में चांसेस ज़्यादा हैं कि वो डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो हम कम्युनिटीज़ को फोकस करेंगे। अब उसके लिए गेट कीपर ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किए गए हैं। अभी गेट कीपर क्या होता है, बेसिकली आप ही की कम्युनिटी में कुछ लोगों को ट्रेन कर दिया जाता है जो ये आइडेंटिफाई कर पाएगा कि कौन सा बंदा डिप्रेशन की स्टेट में जा सकता है और कौन सा अगर चला भी गया है तो उसको वो सही इन्फॉर्मेशन दे सकता है, वो सही मेडिकल सर्विसेज से कनेक्ट करा सकता है। तो ये गेट कीपर्स होते हैं। अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझें तो एक आत्मीयता कम्युनिटी बेस्ड वॉलंटियर्स हैं महाराष्ट्र और गुजरात में। ये लोग अवेयरनेस फैलाते हैं मेंटल हेल्थ के लिए। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होता है तो ये लिंक कराते हैं मेंटल सर्विसेज से, वहाँ क्या बेनिफिट्स उनको हो सकते हैं इसके बारे में जानकारी देते हैं। उसके अलावा आपस में ही ये और गांव के लोगों को भी ट्रेन करते हैं। सिमिलरली स्कार्फ्स का एक मोबाइल हेल्थ वैन्स हैं, मेंटल हेल्थ वैन्स। तो इसमें क्या रहता है, अब क्योंकि बहुत सारे साइकेट्रिस्ट अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, रूरल एरियाज़ में साइकेट्रिस्ट नहीं होते, तो ये वैन्स रूरल एरियाज़ में जाते हैं। उन वैन के अंदर एक फार्मेसी होता है और एक रूम होता है, कॉन्फ्रेंसिंग रूम टाइप समझ लीजिए, जहाँ पे उन रूरल पीपल्स को कनेक्ट कराया जाता है साइकेट्रिस्ट के थ्रू। प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट चलता है उनका, और जो भी दवाइयाँ साइकेट्रिस्ट प्रिस्क्राइब करता है वहीं फार्मेसी से दे दी जाती है उन लोगों को। तो काफ़ी ज़्यादा करीब 1500 लोगों को इन्होंने ट्रीट किया है और बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आए हैं। सिमिलरली एक विदर्भ स्ट्रेस एंड हेल्थ प्रोग्राम है। यहाँ पे भी कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स को फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की तरह यूज़ किया जाता है, और ये देखा गया है कि जो डिप्रेशन है वो करीब 21% से कम हो गया है और जो सुसाइडल थॉट्स हैं वो करीब 50% तक कम हो गए हैं। तो आप सोचिए कि कम्युनिटी इंटरवेंशन कितना ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ द इंडिकेटिव स्ट्रैटेजीज़। तो पहले हमने पूरा मास पीपल को कवर किया, फिर हमने कुछ कम्युनिटीज़ कवर किए, अब हम एक इंडिविजुअल को टारगेट करेंगे। एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे बहुत सारे पेशेंट्स अभी कोरोना से रिकवर हुए हैं, लेकिन उन्होंने एक बहुत ख़राब फेज़ देखा है, तो कुछ लोग अपने उस फेज़ को बार बार याद करते हैं और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इंडिकेटिव स्ट्रैटेजीज़ में हम ऐसे पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स को टारगेट करें और उनको पॉजिटिव स्ट्रैटेजीज़ बताएं, उनके रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग करें, उनका बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग करें। जो हॉस्पिटल से निकल गए हैं उनका भी फॉलोअप लेना बहुत ज़रूरी है कि अब उनका क्या स्टेटस है। इसके अलावा डिप्रेशन के कुछ इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स भी होते हैं, जैसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी हो गया, साइकोथेरेपी हो गया। एंटी डिप्रेसेंट्स भी दिए जाते हैं डिप्रेशन को कोप करने के लिए, ऑल्दो एंटी डिप्रेसेंट्स फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट प्रेफर नहीं किया जाता। स्कूल बेस्ड प्रोग्राम्स भी कुछ चलाए जा रहे हैं बच्चों में पॉजिटिव थिंकिंग लाने के लिए। जैसे दिल्ली में हैप्पीनेस करिकुलम चलता है और इसका ऑब्जेक्टिव ही मेंटल वेलबींग को प्रमोट करना है स्टूडेंट्स में। एट दी एंड मैं बस यही कहूँगी कि आप अपने लिए टाइम निकालिए। आप देखिए कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या ख़राब लगता है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन शायद हमें खुद ही मिल जाए। बात करना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिप्रेशन को बस एक नॉर्मल सैडनेस से कंपेयर कर दो और साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट ना करो। लोगों से बात करिए, पर साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करना मत भूलिए, क्योंकि एट दी एंड हमें ध्यान रखना है कि डिप्रेशन भी एक डिजीज़ है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इसे लोगों तक शेयर करिए, ताकि उन्हें भी समझ आए कि बहुत सारी चीज़ें तो हमारे कंट्रोल में ही हैं। आप प्रोटीन लेना स्टार्ट करिए, आप सनलाइट में जाना स्टार्ट करिए, आप फिजिकल एक्सरसाइज स्टार्ट करिए, और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस ऑटोमेटिकली आने लगे हैं। थैंक यू।